Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Operation Research. आज ऑपरेशन रिसर्च का लास्ट लेक्चर है विच इज़ द 32nd लेक्चर. ठीक है, तो 32nd लेक्चर मैंने डिसाइड किया कि आपको जितने भी टॉपिक हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस किए हैं उनको रिवाइज कर लिया जाए. इम्पॉर्टेंट जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ. So last lecture में in fact I am not going to solve any example. I will just discuss with you the key ideas and concepts of the part 2 कोर्स का जो part 2 और part 3 जो है जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उसको. part 1 की रिवीजन जो है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैंने आपको करवा दी हुई है. तो आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली जो है हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम को, और उसके बाद ग्रेजुअली आई विल कीप ऑन गोइंग एंड डिस्कसिंग द की आइडियाज ऑफ द मेन टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द ऑपरेशन रिसर्च कोर्स. और मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन रिसर्च कोर्स जो है ये आपने इंजॉय किया होगा, क्योंकि जब स्टूडेंट्स के साथ बात की जाती है फिजिकली तो स्टूडेंट हमेशा ये कहता है कि मैथमेटिक्स जो हम सिंबल्स में पढ़ रहे हैं ये अप्लाई कहाँ पे होता है. ऑपरेशन रिसर्च में हमारा उलट काम है. एवरी प्रॉब्लम विच वी हैव कंसिडर्ड इन दिस कोर्स इज कमिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, विच वी आर फेसिंग इन आवर रियल लाइफ एप्लीकेशन. और उसके लिए हम मैथमेटिकल थ्योरी और मैथमेटिकल टूल्स और एल्गोरिथम्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स होता है पढ़ाने के लिए भी, मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और आपके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यू आर इन फैक्ट you have your hands on the solutions of the physical problem which you can deal in your real life application. Okay, so let's start our lecture, which is the 32nd lecture and the last lecture of this course of operation research. असाइनमेंट मॉडल से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था. असाइनमेंट मॉडल फ्रैंक ओवरऑल इनफॉर्मल वे में अगर मैं बताऊं कि डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंट पीपल हैं, हाउ टू असाइन अ पर्टिकुलर जॉब टू अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर द मैक्सिमम आउटकम, क्योंकि जो काम किसी को आता है बेस्ट आता है उसको वही काम दिया जाना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि आप जो है एक ऐसे काम के लिए एक ऐसा आदमी चुन लें जिसको उसकी नो हाउ ही नहीं है. दैट्स वाई कि लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, फिर बेस्ट पर्सन जो है फॉर द बेस्ट जॉब जो है वो असाइन करते हैं. अब प्रॉब्लम ये क्या है कि यू हैव डिफरेंट जॉब्स, यू हैव डिफरेंट पीपल विच कैन डू ऑल दीज जॉब्स. आपने असाइन करनी है और उनकी सर्टन कंस्ट्रेंट है. अगर एक आदमी एक जॉब जो है वो करता है वो इतनी पे लेता है, दूसरा आदमी उससे हाफ पे में ले लेता है, तो ऑफ कोर्स अगर क्वालिटी जॉब वर्क करता है तो मैं हाफ पे वाले को प्रेफर करूंगा. दिस इज व्हाट वी कॉल द असाइनमेंट प्रॉब्लम. और असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए हमने एल्गोरिथम जो है वो पढ़ा था हंगेरियन मेथड और एल्गोरिथम. द गिवन स्टेप्स ऑफ हंगेरियन मेथड वर्क वेल इन प्रीसीडिंग एग्जाम्पल. और ये एग्जाम्पल जो मैंने पिक की हुई है ये ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें कि हंगेरियन मेथड जो है, जो हमने हंगेरियन मेथड इनफैक्ट था क्या वो मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि आप असाइनमेंट जो आपको प्रॉब्लम दिया उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं. जैसे ये मैट्रिक्स है, हर कॉलम की रो पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं आप, कॉलम पेनल्टी जो है. इनफैक्ट ये क्या होती हैं, रो में मिनिमम वैल्यू. जैसे इस रो में मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, इस रो में मिनिमम वैल्यू क्या है 7 है, इस रो में मिनिमम वैल्यू 4 है और इस रो में मिनिमम वैल्यू 5 है. अब ये सब्ट्रैक्ट कर देनी है मिनिमम वैल्यू जो है आपने. सब्ट्रैक्ट करने से 0, 3, 5, 2 ये आता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आता है आपका 7 मिनिमम है, 2, 0, 3, 2. यहाँ पे 4 मिनिमम है, 0, 1, 7, 3.
और यहाँ पे 5 मिनिमम है, तो आपका 3 2 3 0। इसी तरह कॉलम पेनल्टी आप निकालेंगे 0 0, यहाँ पे 3 मिनिमम है तो कॉलम यहाँ पे 2 ये मॉडिफाई हो जाएगा 0 4 0, यहाँ पे 0 मिनिमम है तो आप असाइन कर देते हैं प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट ये हंगेरियन मेथड, ये हंगेरियन मेथड जब अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अब जब कॉलम पेनल्टी भी आप करें कि आपके पास एक जॉब असाइन करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो कि किस वर्कर को आपने असाइन कर दी है, तो हम कहते हैं कि ये इनफिजिबल सोल्यूशन है। इसमें सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि अगर इनफिजिबल सोल्यूशन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर हमने डिसाइड किया था कि रोज और कॉलम्स को हम क्रॉस आउट करेंगे। ठीक है, क्रॉस आउट करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो थ्रू आउट द मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये एक डिफरेंट चीज थी असाइनमेंट प्रॉब्लम में। अदरवाइज असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है ये बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। अब in some cases the zeros created by step 1 and step 2 may not yield. step 1 ये क्या है कि रो पेनल्टी और step 2 क्या है कि कॉलम पेनल्टी, may not yield a feasible solution directly and further steps are needed to find the optimal solution. What are these further steps? These are the further steps जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जीरोज को रोज में और कॉलम्स में हमने क्रॉस आउट करना है, फिर नॉन जीरो एंट्री जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। इफ नो फिजिबल असाइनमेंट कैन बी स्क्योर्ड फ्रॉम स्टेप 1 and 2 of Hungarian method, then draw the minimum number of horizontal and vertical lines in the last reduced matrix that will cover all the zero entries. Minimum आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगानी है जो कि जीरोस को कवर करती हूँ। Select the smallest uncovered entry, subtract it from all uncovered entry, then add it to every entry at the intersection of two lines. ठीक है? If no feasible assignment can be found among the resulting zero entries, repeat the step 2. अगर फिर आपके पास फिजिबल सोल्यूशन एक ऐसी जॉब होती है जो कि आप असाइन नहीं कर सकते किसी वर्कर को, यू विल डू अगेन द सेम जॉब कि जीरोज वाली रोज और कॉलम्स जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगा के मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन यू अगेन। और ये प्रॉब्लम लेक्चर में भी मैंने सॉल्व किया था। ये प्रॉब्लम जो है इसी तरह के, इसमें आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 से नहीं आता। यू हैव टू क्रॉस आउट मेक द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जिसमें मैक्सिमम जीरोस जो है आप कवर कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने पिक किया हुआ है वो मैंने ट्रांसशिपमेंट मॉडल जो है वो आपको रिवाइज करने के लिए पिक किया हुआ है। ट्रांसशिपमेंट मॉडल इनफैक्ट इसमें कुछ ऐसे नोड्स होते हैं कि रादर देन मूविंग डायरेक्टली अ कमोडिटी फ्रॉम सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन डी जे लेट्स से, हम इंटरमीडिएट नोड जो है वो यूज करते हैं। पहले हम इंटरमीडिएट नोड पे आते हैं जिसको ट्रांजिएंट नोड भी कहते हैं, देन वी मूव टू द आवर फाइनल डेस्टिनेशन। और ये मे बी कॉस्ट हमारी कम भी हो जाए और मे बी हमारा जो है एक रूट फिजिबल ना हो, ज्यादा डेंजर हो, ठीक है, और दूसरा रूट जो है वो सेफ हो हमारा। So the transshipment model recognizes that it may be cheaper to ship through intermediate or transient nodes before reaching the final destination. This concept is more general than that of regular transportation model, where direct shipments only are allowed between a source and a destination. अब ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी लेक्चर में कि आपका जो है P1 और P2 जो है ये प्योर सप्लाई नोड्स हैं, प्योर सप्लाई नोड्स हैं क्योंकि ये सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं। T1 T2 D1 D2 T1 T2 and D1 D2 are transient node। क्योंकि ये देखें ये
T1 जो है ये डिमांड भी कर रहा है और आगे सप्लाई भी कर रहा है D1 को। सिमिलरली D1 जो है इसकी डिमांड भी है 800 की और ये आगे D2 को सप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। D2 की 900 डिमांड है और ये आगे सप्लाई भी कर सकता है D3 की 500 डिमांड है और ये आगे किसी को सप्लाई नहीं कर रहा, तो दिस इज नोन एज द प्योर डिमांड नोड। अब इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किस तरह हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, उस कन्वर्जन के लिए हम बफर अमाउंट जो है ये हमने डिसाइड की थी कि बफर अमाउंट विच इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होते हैं तो दैट विल बी इक्वल नंबर, ठीक है। इसके कोरस्पोंड हम जो है बफर अमाउंट जो ट्रांजिएंट नोड्स होते हैं उनका सप्लाई या डिमांड हम कर लेते हैं और सप्लाई नोड्स सोर्सेज लिख देते हैं और ऑल द ट्रांजिएंट नोड्स प्लस प्योर सप्लाई नोड्स, और डेस्टिनेशंस हमारी होती हैं ऑल द ट्रांजिएंट नोड्स प्लस प्योर डिमांड नोड्स। और सप्लाई और डिमांड में फॉर एग्जांपल D1 की जो है ये डिमांड कितनी होगी 800 प्लस B, where B is the buffer amount. The supply amounts at plants P1, P2 are 1000 and 1200 cars and the demand amount at dealers D1, D2, D3 are 800, 900 and 500 cars. The shipment costs per car in hundreds of dollars between pairs of nodes are shown on the connecting links, ठीक है। शिपमेंट कॉस्ट इसी तरह हम ट्रांसशिपमेंट नोड्स कौन से हैं जो कि सप्लाई भी ले रहे हो और डिमांड भी, प्योर सप्लाई नोड, प्योर डिमांड नोड, और बफर अमाउंट जो है ये इंट्रोड्यूस करके वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। और फॉर एग्जांपल जहाँ पे आर्क नहीं है उसको हम लार्ज नंबर m जो है वो असाइन कर देते हैं कि कॉस्ट, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो टेबल आ जाता है। उस टेबल को आने के बाद वी कैन अप्लाई द एग्जैक्ट टेक्निक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है कि पहले आप सॉल्व करते हैं बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो आप ऑब्टेन 3 डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तीनों मेथड्स को जो है वो आप किसी भी मेथड से आप यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। वंस यू गॉट द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व the special technique of transportation problem which we have learned in our lectures। वो टेक्निक क्या है कि आप देखते हैं कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है और लीविंग वेरिएबल कौन सा है। एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल के लिए आप मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लास्ट लेक्चर के एंड में बताया था कि वो बेसिक वेरिएबल्स जो बेसिक सोल्यूशन आपका आया होता है उसके कोरेस्पोंड बेसिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनके लिए इक्वेशन ui प्लस vj इक्वल्स cij, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ui's और vi's की वैल्यूज आ जाती हैं। वंस यू गॉट द वैल्यूज ऑफ ui's एंड vi's, देन यू आर able to calculate the coefficients of the non-basic variables in the z equation. Then after that you can decide कि कितना जो है आपका क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है कि कौन सा वेरिएबल जो है मोस्ट पॉजिटिव नंबर जिसका हो वो दैट वेरिएबल विल एंटर द सॉल्यूशन। लिविंग वेरिएबल के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए आपको अगर याद हो हमने जो एंटरिंग वेरिएबल होता है उसको थीटा अमाउंट हम शिपमेंट करते हैं थ्रू दैट आर्क, ठीक है। और वो एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं। क्लोज्ड लूप जब हम थीटा शिपमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा।
तो बैलेंस्ड फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिक वेरिएबल कौन सा है, उसकी जो हम शिपमेंट अलॉट की होती है पहले उसमें से माइनस थीटा कर देते हैं और सप्लाई और डिमांड को एडजस्ट करते हैं। फिर हम मूव करते हैं ऊपर, सप्लाई और डिमांड को एडजस्ट करते हैं एक्सेप्ट फॉर द एंटरिंग वेरिएबल। ये जो लूप आप टेबलू में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के टेबलू में एडजस्ट करते हैं, ये तमाम के तमाम कॉर्नर्स जो बनते हैं आपके लूप के वो बेसिक वेरिएबल्स के होते हैं एक्सेप्ट फॉर द एंटरिंग वेरिएबल। तो हर एंटरिंग वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड यू हैव वन यूनिक लूप इन योर ट्रांसपोर्टेशन टेबलू। वो फिर आपको बताता है, हम फिजिबिलिटी कंडीशन लगाते हैं कि आपके बेसिक वेरिएबल्स जो हैं इनका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो है वो वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम ये लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशंस आती हैं 15 माइनस थीटा ग्रेटर देन 0। इस तरह की इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी गॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, जो कि हम शिप कर सकते हैं एंटरिंग वेरिएबल के थ्रू एंड वी कैन मिनिमाइज आवर कॉस्ट। जब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, थीटा की वो वैल्यू ऐड कर देते हैं एंटरिंग वेरिएबल के और तमाम जो लूप होता है वहां पे आप थीटा की वो वैल्यूज डाल देते हैं। इन सच अ वे आपका ट्रांसपोर्टेशन टेबल जो होता है वो बैलेंस भी रहता है और आपका एक वेरिएबल जो है कम से कम जो कि बेसिक वेरिएबल होता है वो नॉन बेसिक बन जाता है और एक नॉन बेसिक वेरिएबल जो कि एंटरिंग वेरिएबल था वो बेसिक सॉल्यूशन में आपके आ जाता है। इसके बाद वंस अगेन आप जो है ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक करते हैं, नया टेबल आपके पास आ जाता है, नई असाइनमेंट शिपमेंट आ जाती हैं, नए बेसिक वेरिएबल, एक जो है वो नया बेसिक वेरिएबल एंटर हो चुका होता है, एक लीव हो चुका होता है। उसके बाद फिर वंस अगेन यू अप्लाई द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स फॉर कैलकुलेटिंग द जीरो कोफिशिएंट। जीरो कोफिशिएंट आप कैलकुलेट करते हैं, अगर तो ऑप्टिमल कंडीशन तमाम जीरो कोफिशिएंट्स नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड अगर आपके नेगेटिव वैल्यू या जीरो वैल्यू लेते हैं आप स्टॉप करते हैं, ऑप्टिमल कंडीशन है, अदरवाइज यू कैरी ऑन द कंप्यूटेशंस। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का था। उसके बाद बड़ा मेजर पार्ट जो था हमने डिस्कस किया था ओआर में अपने इस कोर्स में, नेटवर्क प्रॉब्लम्स के कॉरस्पॉन्ड। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये नेटवर्क प्रॉब्लम्स के कॉरस्पॉन्ड ही है और 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमने सीखा था। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था। यूएस फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू अटेंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड ट्रेनिंग कोर्सेज इन डिफरेंट लोकेशंस अराउंड द कंट्री because the federal employees are located in offices scattered around the United States. The selection of the host city impacts travel cost. Currently, the selection of the city hosting conferences, training events is done without consideration of incurred travel cost. The problem seeks the determination of optimal location of the host city for the fiscal year 1997. They developed model was estimated to save at least $400,000 जो यूएस गवर्नमेंट ने सेव किया था कि ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंसेस के लिए ऑप्टिमल सिटी जो है जो कि ट्रैवल कॉस्ट मिनिमम हो उसके लिए। तो you can understand the importance of network problem. Scope and definition of network models. A multitude of operation research situations can be modeled and solved as network nodes. ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, इन चारों प्रॉब्लम्स के कॉरस्पॉन्ड हमने नाम रखे हुए हैं नेटवर्क प्रॉब्लम्स के और उनको हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, और मैं आज के लेक्चर में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ। पहली जो फिजिकल प्रॉब्लम थी, डिजाइन ऑफ एन ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क कनेक्टिंग वेलहेड्स in the Gulf of Mexico to an inshore delivery point. The objective of the model is to minimize the cost of constructing the pipelines. This problem asks for determination of the minimal spanning tree for a network.
एक नेटवर्क को, और नेटवर्क जो है वो ये फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनिमल स्पैनिंग ट्री के दो एल्गोरिदम हमने पढ़े थे, जो कि मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट। मिनिमल स्पैनिंग ट्री डज नॉट प्रोवाइड अस द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू nodes of our network. That's why shortest route algorithm और shortest path algorithm जो है ये हमने स्टडी किया था। दो एल्गोरिदम स्टडी किए थे। इनफैक्ट one algorithm was Dijkstra's algorithm and the second algorithm was Floyd's algorithm. Determination of the maximum capacity in tons per year of a coal slurry pipeline network joining coal mines in Wyoming with power plants in Houston. ये दो सिटीज के नाम है, तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था। Slurry pipeline transports coal by pumping water through special designed pipeline. तो ये मैक्सिमम फ्लो का एल्गोरिदम था, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम था, मैक्सिमम फ्लो का एल्गोरिदम। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम स्केड्यूल। प्रोजेक्ट जो है उसका टाइम स्केड्यूल के, एक प्रोजेक्ट में आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी करने का स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है। कितना रिलैक्स हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट का विदाउट इफेक्टिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हम किसी एक्टिविटी को कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं और कितना जल्दी एंड कर सकते हैं, इस तरह की रेंज जो है हमने निकालनी सीखी थी। और ये सीखा था हमने क्रिटिकल पाथ एल्गोरिथम्स में, इन विच वी आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल एक्टिविटीज जो होती थी उनको हमने आइडेंटिफाई किया था। अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री के लिए मैंने दो एल्गोरिदम आपके साथ डिस्कस किए थे। मिनिमल स्पैनिंग ट्री फॉर अ गिवन नेटवर्क। पहला एल्गोरिदम क्या था? वो क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम था। ये क्या करता था? क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम इनफैक्ट ये करता था कि आपके नेटवर्क में नोड्स जो हैं, नोड्स से ये स्टार्ट करता था। लेट्स से V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड V7। नोड्स से स्टार्ट करके एजेस देखता था कि सबसे कम वेट कौन से एज का था, वो ऐड कर देता। लेट्स से V1, V7 के दरमियान एज का वेट 1 है। इसका मतलब है कि वी डोंट हैव एनी एज इन आवर नेटवर्क विच हैज वेट लेस देन 1। ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 हम एजेस जो है ऐड करते जाते थे, अनलेस वी रीच अ स्पैनिंग ट्री। और एक बात का खास ख्याल रखते थे कि एज ऐसे ऐड करने हैं कि कोई कोई सर्किट ना बने, कोई लूप ना बने। और ये कब तक, कितने एज हमने ऐड करने हैं, ये मैंने आपको रिजल्ट बताया हुआ है कि n वर्टिसेस अगर हो आपके नेटवर्क की, योर नेटवर्क हैज n नोड्स, देन द स्पैनिंग ट्रीज जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमल स्पैनिंग ट्री भी एक से ज्यादा हो सकते हैं अगर हमारे पास टाई आ जाए। तो स्पैनिंग ट्री जो है उसमें n-1 एजेस होंगे। ठीक है। अगर n नोड्स हैं आपके नेटवर्क में तो स्पैनिंग ट्री में n-1 एजेस होंगे। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए 7 वर्टिसेस हैं, तो मुझे 6 एजेस जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। आई हैव टू ऐड 6 एजेस। 6 एजेस वाला ऑटोमेटिकली विदाउट सर्किट वाला वो स्पैनिंग ट्री होगा। और क्रुस्कॉल्स एल्गोरिथम क्या करता है कि वर्टिसेस सारे ले लेता है और मिनिमम वेट वाले एज को ऐड कर देता है ग्राफ में। फिर देखता है उसके बाद एक ऐड कर लिया ना मिनिमम वेट वाला, उससे ज्यादा वेट वाला सबसे कम एज कौन सा है वो ऐड कर देता है। अगर सर्किट नहीं बन रहा तो ऐड कर देगा, अगर सर्किट बन रहा है तो नेक्स्ट जो है वो चेक करेगा कि नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है।
तो इनपुट क्या था क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम के लिए? अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ, और ग्राफ कहूं या नेटवर्क कहूं, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था, दीज आर द सेम थिंग्स। एल्गोरिदम बॉडी क्या है कि वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ग्राफ टी विच इज मिनिमल स्पैनिंग ट्री। इनिशियलाइज टी को किस तरह करना है? टी कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी एंड नो एज, यही मैंने आपको बताया। Let E be the set of edges of G while M equals 0. While M less than n minus 1, ये क्यों है? क्योंकि स्पैनिंग ट्री में n वर्टिसेस वाले नेटवर्क में n minus 1 edges होंगे, ठीक है। Find an edge E in E of least weight. लीस्ट वेट का एज निकाल लें, ऐड करते हैं, ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एज निकालें, उसको ऐड करें। ऐड करने से अगर सर्किट नहीं बनता तो वेल एंड गुड, अगर सर्किट बनता है तो लीव इट। गो टू द नेक्स्ट वन। डिलीट E from the set of edges of the network E. If addition of E to the edge set T does not produce a circuit, then add E to the edge set and M को जो है आप एक +1 वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये लूप है, कोडिंग एल्गोरिथम है, इसलिए एंड वाइल ये चलता जाएगा अनलेस वी हैव दिस कंडीशन फॉल्स। T इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आउटपुट इस एल्गोरिथम क्या होगा? आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है ये आउटपुट होगा। इसी तरह प्रिम्स एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था। प्रिम्स एल्गोरिथम जो था वो किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट होता था और उस वर्टेक्स से निकलने वाले एजेस को चेक करता था कि मिनिमम वेट किस एज का है, वो एज ऐड कर देता था। फिर आपका ग्राफ में 2 वर्टिसेस आ जाते थे, फिर उन 2 वर्टिसेस के आगे कनेक्टेड जो वर्टिसेस होते थे उन सब में से मिनिमम वेट चेक करता था। दैट इज हाउ द प्रिम्स एल्गोरिथम वर्क्स। प्रिम्स एल्गोरिथम जो था ये डिफरेंटली काम करता है क्रुस्कॉल्स एल्गोरिथम के, लेकिन मिनिमल स्पैनिंग ट्री जो है वो सेम ही होगा, ठीक है। तो इनपुट क्या था? G a connected weighted graph with n vertices when n is a positive integer. फर्स्ट स्टेप क्या है? पिक a vertex V, arbitrary vertex, you can take any vertex V and let T be the graph with one vertex and no edges. फिर उस V से edges जो है मिनिमम वेट वाले वो हम चेक करते हैं। Let V be the set of all vertices of G except V. For I equals 1 to n minus 1, अब सबको पता होना चाहिए कि why we have this loop starting from 1 to n minus 1, क्योंकि मिनिमल स्पैनिंग ट्री में n minus 1 एजेस होते हैं, n वर्टिसेस वाले मिनिमल स्पैनिंग ट्री में। ऐसा ग्राफ जिसके n वर्टिसेस हैं उसका मिनिमल स्पैनिंग ट्री में n minus 1 वर्टिसेस होते हैं। Find an edge E of G such that 1 E connects T to one of the vertices in V, and 2 E has the least weight of all edges connecting T to a vertex in V. Let W be the endpoint of E that is in V. उस W को हम T जो मिनिमल स्पैनिंग ट्री होगा उसके वर्टेक्स सेट में ऐड कर देते हैं और एज को एज सेट में ऐड कर देते हैं। So on and so forth we will continue unless this loop will runs from n minus 1 times, and at the end we will have the minimal spanning tree. शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम जो था ये पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बता दिया था कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री, इनफैक्ट एग्जाम्पल भी मैंने काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे दी थी, डज नॉट इम्प्लाई द शॉर्टेस्ट रूट or shortest path. That's why we should study the shortest route algorithm or shortest path algorithm. ठीक है, हमें इसको स्टडी करना चाहिए। अब shortest path algorithm के लिए मैंने 2 जो हैं algorithm पढ़े थे। The first one is Dijkstra's algorithm. इस रूट के लिए फॉर एग्जांपल मैं डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम जो है वो रिप्रेजेंट
डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम लेबलिंग करता है। हर वर्टेक्स को हम लेबल करते हैं। स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हम किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 और 2 के दरमियान निकालते हैं। 1 और 2 के दरमियान जो है वो निकालने के लिए हमने लेबल करना है। लेबलिंग के लिए क्या मैं करता हूं कि मैं स्टार्टिंग वर्टेक्स जो होता है उसको 0 लेबल कर देता हूं और आइटरेशन ये जो है आइटरेशन नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मैं जो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं उनको लेबल दूंगा। ठीक है, उनको लेबल देने के लिए इसका लेबल क्या होगा 31। ये 100 था तो ये शॉर्ट लेस है तो मैं 31 1 इज रिप्रेजेंटेड के आई एम कमिंग फ्रॉम नोड 1 एंड द टोटल डिस्टेंस इज 30। तो इसको मैंने लेबल 3 को मैंने लेबल दे दिया वर्टेक्स 3 को 31। अब ये मेरा लेबल मैंने दे चुका हूं। 1 के साथ ये भी जो था एडजेसेंट था, जो एडजेसेंट होगा उनको मैं लेबल देता जाऊंगा और इसको मैं लेबल दे दूंगा वर्टेक्स 2 को 101 एंड एट आइटरेशन 100 miles I have to travel and I am reaching at node 2 from node 1। ठीक है, अब ये दोनों वर्टिसेस को लेबल दे दिया। बाकी तमाम वर्टिसेस को फर्स्ट मैं लेबल इंफिनिटी 0 इंफिनिटी देता हूं। ठीक है, अब इनके साथ एडजेसेंट जो है उनको मैंने लेबल देना है। अब 3 के साथ जो एडजेसेंट है उसको मैं लेबल करता हूं और देखता हूं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। 3 के साथ 30 प्लस 10 मुझे 40 करना पड़ता है ट्रैवल 40 miles फॉर रीचिंग 1 2 4 43 आइटरेशन नंबर 2। यहां पे जो है 3 के साथ एडजेसेंट 93 आइटरेशन नंबर 2, ये लेबल मैंने कर दिया। अब 2 के साथ 3 है, ये मुझे 100 प्लस 20 120 फ्रॉम 2 आइटरेशन नंबर 2, ये लेबल मेरा आ रहा है इफ आई मूव टू नोड 3 फ्रॉम नोड 1 to 2 एंड 2 to 3। लेकिन ये 120 जो है ये 30 से ज्यादा है तो मैं इसको रीलेबल नहीं करूंगा, अगर कम आएगा तो रीलेबल करूंगा। ठीक है, तो नोड 3 का ये ही जो है लेबल रहेगा, सो एंड सो फोर्थ, इसी तरह चलता है। फॉर एग्जांपल इसका 100 था, थर्ड इटरेशन पे इसका लेबल 54, फोर्थ से जो है अगर मैं पास करूं और फोर्थ, और ये मैं ट्रेस भी कर सकता हूं कि नोड 2 पे मैं नोड 4 से पहुंच रहा हूं, नोड 4 पे मैं नोड 3 से पहुंच रहा हूं, नोड 3 पे मैं नोड 1 से पहुंच रहा हूं। तो लेबल्स इस तरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम पाथ भी ट्रेस कर सकें और हमें माइलेज, मिनिमम माइलेज जो है वो भी पता चल जाए। अल्टीमेटली at the iteration number 3 you will find that the shortest distance between node 1 to node 2 is 55 miles through the route 1 to 3, 3 to 4 and 4 to 2। इसका जो है ये शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम है और ये डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम था। इसी तरह का एक और एल्गोरिथम हमने स्टडी किया था विच वाज फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। फ्लॉयड्स एल्गोरिथम जो है था वो ज्यादा जनरल एल्गोरिथम था और उसके कोरस्पॉन्ड हम मैट्रिसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते थे, 2 मैट्रिसेस। ठीक है, और फ्लॉयड्स एल्गोरिथम जो है, फ्लॉयड्स एल्गोरिथम इज मोर जनरल देन डिजिक्स्ट्रास बिकॉज इट डिटरमिन्स द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एनी 2 नोड्स। कोई से भी 2 नोड्स के दरमियान जो है शॉर्टेस्ट रूट ये डिटरमिन करता है। द एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स एन n node नेटवर्क as a square matrix with n rows and n columns. Entries ij of the matrix gives the distance dij from node I to node j, which is finite if I is linked directly to j, otherwise it is infinite. The idea of Floyd's algorithm is that is there an intermediate node such that the distance from dik plus dkj is less than dij। अब इसके कोरस्पॉन्ड हम जो है क्या करते हैं कि i equals 1 रखते हैं। तो मुझे
अपने मैट्रिक्स में देखना होता है कि 1 2 इसके दरमियान i इक्वल्स 1 है, तो 1 2 को मैं क्या इस तरह इंटरमीडिएट नोड मेरा मिल सकता है जिसका सम जो है वो लेस हो माइलेज के i और j के डायरेक्ट ट्रैवल करने का. सो दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ फ्लॉयड्स एल्गोरिथम. तो अगर हमें मिल जाएगा तो हम रिप्लेस कर देंगे, और इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में जो हमें पोजीशन बताता है, नंबर रूट बताता है, उसमें भी कोरस्पॉन्डिंग चेंज जो है वो हम करते हैं. मैक्सिमल फ्लो नेटवर्क जो है इसका एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ये मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया था और मुझे बड़ा पसंद है ये मैक्सिमम फ्लो जो है मॉडल, क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल काम करता है. वैसे तो हर एल्गोरिथम ही लॉजिकल काम करता है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पसंद है. For all arcs ij set the residual capacity. Residual capacity हमने टर्म डिफाइन की थी कि एक पाइपलाइन की जितनी कैपेसिटी है, जस्ट रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर i और j ये दो नोड्स हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पाइपलाइन. यहाँ पे जो नंबर लिखा गया लेट्स से 5, दिस इज रिप्रेजेंटिंग के 5 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड कैन बी फ्लोड फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन. अब J नोड के करीब जो लेट्स से यहाँ पे 10 लिखा गया, इसका मतलब है कि 10 यूनिट्स ऑफ फ्लूइड कैन फ्लो फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन. ये याद रखना. जब हम फ्लो फ्रॉम रिफाइनरी टू द सोर्स डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम ये फ्लोज जो हैं ये एडजस्ट करते हैं. जितना मैक्सिमम फ्लो पास हो सकता है, एडजस्ट करने का हमने नाम एक रखा था कि रेजिडुअल कितनी कैपेसिटी रह गई है, रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ ईच आर्क. फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लो से नेटवर्क से, ये नेटवर्क का यहाँ है, ये दरमियान वाला आर्क है, लेट्स से कि 5 जो है 5 यूनिट्स फ्लो पास कर देते हैं, तो इसका और ये आई जे आर्क जो है ये हमारे फ्लो में पाथ में आती है, तो इसका रेजिड्यूल क्या होगा, 5 सब्ट्रैक्ट कर दें. अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 हम ऐड कर देंगे. ठीक है, इस तरह हमने रेजिड्यूल जो है एडजस्ट करना सीखा हुआ. तो ये एल्गोरिथम जो है ये हमें बताता है कि तमाम आर्क्स की रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो जितनी फ्लो पॉसिबल है फर्स्ट इटरेशन पे तो वो करें. लेट a1 इक्वल्स इन्फिनिटी, ये आपका सोर्स होता है. एंड लेबल सोर्स नोड 1 इक्वल्स इन्फिनिटी डैश, सेट i इक्वल्स 1 कर दें एंड गो टू स्टेप 2. स्टेप 2 में डिटरमिन s1. S1 क्या है कि all the nodes connected with your vertex 1. The set of unlabeled nodes j that can be reached directly from node I. ठीक है, I equals 1 अगर होगा तो S1, Si है तो ith नोड के साथ जितने भी कनेक्टेड होंगे. स्टेप 3 में हमने क्या करना है, K belongs to Si such that Ci के मैक्सिमम कैपेसिटी जो है J belongs to Si वो हमने आइडेंटिफाई करनी है. सेट A के इक्वल Ci के, इसको सेट करना है और फिर हम रेजिडुअल जो है वो करेंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे. अगर हम इफ वी आर रीचिंग ए डेड एंड पे अगर आ जाएंगे, डेड एंड क्या होता है कि आपने फ्लो करते हुए ऐसे नोड पे आ गए हैं कि उसकी आगे पास करने की कैपेसिटी ही नहीं है, डेड एंड है, तो हम फ्लो बैक ट्रैक करेंगे, देन वी विल बैक ट्रैक. अदरवाइज हम फर्स्ट नोड से सोर्स से सिंक तक जो है पाथ में मिल जाएगा, उसको हम कहते हैं वी हैव फाउंड वन ब्रेक थ्रू. जब ब्रेक थ्रू आपको मिल जाता है, आप उस पाथ के लॉन्ग मैक्सिमम फ्लूइड को जो है वो पास करवाते हैं. ठीक है, तो ये हम करते रहे हैं काम.
अपने लेक्चर्स में। और रेजिडुअल क्या है, ये जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, CIJ माइनस FP। हर ब्रेक थ्रू के लिए हम मैक्सिमम फ्लो जो होता है उसको हम F ऑफ P कहते हैं, और रेजिडुअल CIJ माइनस F ऑफ P CJI प्लस F ऑफ P इफ द फ्लो इज फ्रॉम I to J। ठीक है, जैसे यहाँ पे I to J फ्लो 5 यूनिट हुआ था, तो मैंने 5 माइनस 5 कर दिया 0 और 10 प्लस 5 कर दिया। ठीक है, क्योंकि J to I जो फ्लो की कैपेसिटी थी उसमें प्लस 1 ऐड कर दिया। इस तरह हम रेजिडुअल जो है वो एडजस्ट किया करेंगे। वंस अगेन वी विल फाइंड आउट अनदर ब्रेक थ्रू। और मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम्स में मैंने आपको कहा था, एक हमने पढ़ा थे कट्स, कि एक नेटवर्क है उसके कट्स का क्या मतलब है। कट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको बता देते हैं कि मैक्सिमम फ्लो आपके नेटवर्क में से कितना पॉसिबल है। कट्स को एन्यूमरेट करना, एन्यूमरेशन ऑफ कट्स, एन्यूमरेशन ऑफ कट्स, ये मैंने आपको सिखाई थी। कट इनफैक्ट क्या होता है, आपके नेटवर्क में ऐसी आर्क्स जिनको अगर आप रिमूव कर दें तो सोर्स और सिंक के दरमियान फ्लो जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कट, और कट की कैपेसिटी क्या है, जितनी जितनी जो जो आर्क्स आपने रिमूव की हैं उन आर्क्स के फ्लो का जितनी कैपेसिटी थी उन सबको ऐड कर लें, दैट इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ योर कट। अब देयर विल बी डिफरेंट कट्स इन योर मैक्सिमल नेटवर्क फ्लो मॉडल। जो मिनिमम वैल्यू होगी कट की, कट की कैपेसिटी, जो मिनिमम कैपेसिटी वाला कट होगा वो मैक्सिमम फ्लो दैट कैन पास थ्रू दैट नेटवर्क, मैक्सिमम फ्लो वो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह फाइनल फ्लो जो होता है, जितने भी ब्रेक थ्रू आए हैं उनके थ्रू आपने जितने भी पास करवाया क्वांटिटी फ्लूइड की, उन सबको ऐड कर दें, दैट विल बी नोन एज द मैक्सिमल फ्लो विच कैन बी पास्ड थ्रू अ पर्टिकुलर नेटवर्क। अब बैक ट्रैकिंग प्रोसेस सिर्फ हम तब करते हैं जब डेड एंड पे हम आ जाएं। अब ये एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल, मैंने 2 एग्जांपल इनफैक्ट लेक्चर में मैंने आइडेंटिफाई आपके साथ डिस्कस की थी, और ये सिंपल एग्जांपल जो है ये मैंने चूज़ की है आज के लेक्चर में ताकि आपको रिवाइज करवा सकूं। और इसका क्या है कि I इक्वल्स बड़ी अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया था जो लेक्चर्स में, तो मैं आज जस्ट क्विकली जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन्फिनिटी डैश लेबल आएगा, इसका इससे कनेक्टेड ये 2 वर्टिसेस हैं, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 5 फ्रॉम सोर्स 1, इसकी कैपेसिटी 5 फ्रॉम सोर्स 2। देन आगे हमने देखना है, आगे इसकी कैपेसिटी 5 है, 5 लेकिन सोर्स 1 से। अब आर्बिट्ररी हम ये भी सोर्स ले सकते हैं क्योंकि इसकी भी कैपेसिटी 5 है, मैक्सिमम जो है वो हम लेते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 7 होता तो मैं ये वाला लेबल इसे देता 7 3 लेबल देता। अब दोनों नोड से 5 5 मैक्सिमम है तो आर्बिट्रेरीली मैंने पिक किया हुआ है, 5 3 पिक किया हुआ है। तो सोर्स से सिंक तक, सोर्स ये था हमारा, सिंक तक हम पहुंच गए हैं, तो हम कहते हैं कि हमें एक ब्रेक थ्रू मिल गया। वो ब्रेक थ्रू क्या है, 1 2 2 2 2 4, ये भी एक हो सकता था, लेकिन मैंने जो लेबलिंग की है वो 3 3 to 4 तक मैं पहुंच रहा हूं नोड 3 से, 3 नोड तक मैं पहुंच रहा हूं नोड 1 से। अब इन सब में, इस ब्रेक थ्रू में जो 1 3 to 4 मैंने फाइंड आउट किया है, इन सब में मिनिमम कैपेसिटी फ्लो की क्या है, वो 5 है। 5 फ्लो जो है पाइपलाइन की कैपेसिटी मिनिमम जो होती है वो हम पिक करते हैं। तो 5 फ्लो मैं इससे पास कर सकता हूं, तो इसका रेजिड्यूल मैं सेट करूंगा, इसमें 5 करूंगा, इसमें -5 करूंगा, इसमें +5 करूंगा, और आई विल हैव दिस कंडीशन। ठीक है,
0505. Similarly, I have another breakthrough 1324 जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, उससे भी मैक्सिमम, और द सोल्यूशन विल बी ऑप्टिमल व्हेन आपकी सोर्स से जितनी भी आर्क्स जा रही हों उनकी कैपेसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाए. ये ज़ीरो हो चुकी है इस डायरेक्शन में, तो सोल्यूशन इज वी कैन नॉट फाइंड एनी ब्रेक थ्रू. और मैक्सिमम फ्लो क्या है कि F1 प्लस F2 विच इज़ द मैक्सिमम फ्लो, और ये मैंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट. CPM एंड PERT क्रिटिकल पाथ मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. PERT मैंने कहा था कि आप खुद से जो है पढ़ लीजिएगा. नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, नेटवर्क को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट की नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका सॉल्यूशन की तरफ जो कि आप CPM या PERT से सॉल्व करते हैं. इसके लिए एक बड़ा की आइडिया था कि आप कोई भी एक्टिविटी जो है उसको इस तरह प्लॉट नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज द डमी एक्टिविटी between two activities which are happening at the same time. Each activity of project is represented by an arc pointing in the direction of progress in the project. The nodes of the network establish the precedence relationships among the different activities. 3 rules are available for constructing the network. ये 3 रूल्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको अच्छी तरह आने चाहिए. ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन आर्क. इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक एक्टिविटी को इधर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी एक्टिविटी को इधर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट से. दिस इज रॉन्ग. ईच एक्टिविटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय 2 डिस्टिंक्ट नोड्स. डिस्टिंक्ट नोड्स से टू मेंटेन द करेक्ट प्रेसिडेंस रिलेशनशिप. ये थर्ड वन जो है ये इंपॉर्टेंट है. To maintain the correct precedence relationships, the following question must be answered as each activity is added to the network. What activities must be immediately precede the current activity? Current activity के पिछली preceding activities कौन सी हैं? What activities must flow the current activities? Follow कौन सी activities जो हैं current activity के करनी है उसके बाद कौन सी हैं? What activity must occur concurrently, simultaneously कौन कौन सी जो है activities occur हो रही हैं. The answer to these questions may require the use of dummy activities as I have explained earlier कि इस तरह की आप सिचुएशन नहीं कर सकते. इस तरह ज़रूर कर सकते हैं कि activity A ends and activity C starts, activity B ends and activity E starts, and we have introduced a dummy activity D which shows that these activities are ending and starting at the same time. For example, A जो है और B जो है end at the same time हो रही है, और C और E जो है ये start at the same time हो रही है. इसको हम इस तरह नहीं रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. अब क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए हमने अर्लीस्ट अकरेंस टाइम्स और लेटेस्ट अकरेंस टाइम्स जो हैं ये कैलकुलेट करने थे और करने सीखे थे अपने नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए. द डेफिनेशन ऑफ द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट अकरेंसेस ऑफ इवेंट J आर स्पेसिफाइड relative to the start and completion dates of the entire project. इनफैक्ट आइडिया ये होता है कि entire project का जो completion time है, without affecting that time, can we start a particular activity earlier than its time, or can we finish a particular activity जो finish time दिया गया उसके बाद भी हम इस activity को ख़त्म कर सकें. ये क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं कि जिनका स्टार्ट और एंड टाइम जो दिया गया है ना उसी टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते. दोज एक्टिविटीज आर नोन एज द क्रिटिकल एक्टिविटीज, जो कि प्रोजेक्ट अगर वो स्टार्ट लेट हुई तो प्रोजेक्ट को डिले कर देंगी, प्रोजेक्ट विल बी डिलेड. तो इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं ये
हमने आइडेंटिफाई करना सीखनी थी, जिसके लिए हम द क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स टू passes. The forward pass determines the earliest occurrence times of the events or activities, and the backward pass calculates the latest occurrence timing. Forward pass earliest occurrence times, the computations start at node 1 and advance recursively to the node n. Forward pass है. Backward pass जो है वो at the end node से स्टार्ट होगी और बैकवर्ड हम कैलकुलेट किया करेंगे. इनिशियल स्टेप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एट द नोड 1 0, दैट प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एट टाइम 0. जनरल स्टेप क्या है कि नोड जे पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो मैक्सिमम है डेल्टा पी प्लस डी पी जे. जे नोड के साथ जितनी भी एक्टिविटीज जो कनेक्टेड हैं उन तमाम का हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लिया होगा, प्लस द वेट्स ऑफ द आर्क्स विच आर कनेक्टेड बाय नोड जे. फॉर एग्जांपल पी नोड है, क्यू नोड है, वी नोड है. ठीक है, इसी तरह तो इन सब का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम स्क्वायर पी ये हमने कैलकुलेट किया होगा, स्क्वायर क्यू ये भी कैलकुलेट किया होगा, स्क्वायर वी ये भी कैलकुलेट किया होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो आप इस तरह रिकर्सिवली जो है वो डिफाइन कर लेंगे. द फॉरवर्ड पार्स इज कंप्लीट व्हेन डेल्टा एन स्क्वायर एन इज कंप्लीटेड. सिमिलरली डेल्टा एन इक्वल्स स्क्वायर एन करके हम बैकवर्ड पास जो है ये भी कैलकुलेट करते हैं, और ये हमने लेक्चर में सीखा हुआ है. लीनियर प्रोग्राम फार्मूलेशन भी हमने की थी सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड की. इनफैक्ट हम सपोज कर लेते हैं कि 1 यूनिट जो है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम द स्टार्ट एंड एट द एंड. dx ij, the amount of flow in activity ij for all defined I equals j. A CPM problem can be thought of as the opposite of shortest route algorithm. उलट हम डिसाइड कर सकते हैं डी आई जे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर ऑल डिफाइंड आई एंड जे. Thus the objective function of the linear program becomes maximize all the defined activities dij into xij. xij हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया the amount of flow in activity I and j. For each node there is one constraint that represents the conservation flow. हर नोड के लिए जो है कंस्ट्रेंट हम बनाते हैं कि टोटल इनपुट फ्लो इक्वल्स टोटल आउटपुट फ्लो. ऑल द वेरिएबल्स आर नॉट नेगेटिव. बाय फॉलोइंग दीज टेक्निक्स यू कैन एबल टू कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर द सिंप्लेक्स मेथड कोरस्पॉन्ड टू सीपीएम. उसके बाद एक टॉपिक हमने बड़ा इंपॉर्टेंट किया था इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग. Integer linear programmings are such linear program models which demands that your solution should be integers. It cannot assume the real value or continuous value. Fractions में आपका solution नहीं हो सकता. ये बड़ा important topic था हमारा OR की study का, और इसकी different applications भी थी. For example, applications मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं. Applications of integer linear programming, capital budgeting with fixed इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. और ये क्या है? शुड वी मेक अ सर्टन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमने बाइनरी में भी, बाइनरी इंटीजर प्रोग्रामिंग जिसमें यस और नो था, 0 और 1. ठीक है, ये भी इंटीजर प्रोग्रामिंग है. और एक्स आई जे बिलोंग्स टू जी पॉजिटिव, ये भी इंटीजर प्रोग्रामिंग है. और दोनों तरह के प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे. जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो है ये यस ऑफ नो, यस और नो वाला है कि एक इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, स्ट्रेट ब्लैक एंड व्हाइट. साइट सिलेक्शन, शुड अ सर्टेन साइट बी सिलेक्टेड फॉर अ लोकेशन ऑफ अ सर्टेन न्यू फैसिलिटी. दिस आल्सो डिमांड्स the solution to be integer. Designing a production or distribution or
नेटवर्क, शुड अ सर्टन प्लांट रिमेन ओपन, ओपन रहना चाहिए या नहीं, यस और नो, शुड अ सर्टन साइट बी सिलेक्टेड फॉर अ न्यू प्लांट, यस और नो। इसी तरह मैंने बाकी जो है पिक की हुई हैं एक्टिविटीज, फिजिकल वर्ड प्रॉब्लम्स विच लीड टू द integer which demands the solution of LP problems to be integer। एंड मैंने एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि जो कि अगर नॉन इंटीजर सोल्यूशन आता है इट डजंट इवन मेक सेंस, सेंस बनाने की तो दूर की बात है, राउंड ऑफ अगर हम कर दें तो वो इनफिजिबल भी हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की थी लेक्चर में, आप लेक्चर सुनिएगा, ठीक है। तो इंटीजर प्रोग्रामिंग के लिए मैंने दो एल्गोरिदम स्टडी किए थे, हमने दो एल्गोरिदम स्टडी किए थे, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम और दूसरा कटिंग प्लेन एल्गोरिदम, जो कि इंश्योर करते थे कि हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनका इंटीजर सोल्यूशन है, ठीक है। ब्रांच एंड बाउंड प्रॉब्लम क्या करता था कि ये आपका जो सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन स्पेस थी उसको डिवाइड कर देता था, उसको डिवाइड कर देता था सब प्रॉब्लम्स में। और इसका एक ड्रॉबैक भी था कि आपको अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पता होता कि कौन सा सब प्रॉब्लम करने से यू विल रीच द इंटीजर सॉल्यूशन अर्लियर देन द अदर सब प्रॉब्लम। और मैंने एक खास एग्जांपल पिक की थी जिसमें अगर एक सब प्रॉब्लम आप पिक करते हैं तो आपके पास ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन जो है दूसरे स्टेप पे ही आ जाता है, और अगर दूसरा करते हैं तो आफ्टर सेवन स्टेप पे जाके आपका जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। तो ये ब्रांच एंड बाउंड का ये बहुत बड़ा जो है ये ड्रॉबैक है कि आपका नोबडी नोज कि कौन सा सब प्रॉब्लम जो है दैट विल लीड टू द अर्लियर ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन। और ब्रांच एंड बाउंड का आइडिया क्या था कि यू स्प्लिट द फिजिबल रीजन बाय एडिंग द कंस्ट्रेंट। अब जैसे ये एक एग्जांपल मैंने ग्राफिकली जो है वो डिस्कस की थी, और ये फिजिबल रीजन उसका ये सारा आ रहा था, ये भी इंक्लूडेड था। अब इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमारे पास x1 और x2 दोनों जो है वो नॉन इंटीजर आ रहे थे। इनफैक्ट x1 और x2 की ऑप्टिमल सॉल्यूशन 3 पॉइंट सम फ्रैक्शन आ रही थी। तो हमने अपने रीजन को डिवाइड किया था कि 3 पॉइंट समथिंग 3 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन 4, x1 लेस देन और इक्वल टू 3 इस रीजन में, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये मैंने आपको खास तौर पे टेक्निक जो है सिखाई थी कि किस तरह आपने रीजन में सब प्रॉब्लम किस तरह बनाने हैं। तो LP2 स्पेस आपकी आ रही थी LP1 स्पेस प्लस दिस कंस्ट्रेंट, LP3 स्पेस आपके पास आ रही थी LP1 स्पेस प्लस दिस कंस्ट्रेंट। अब आप इन दोनों सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे विद दिस कंस्ट्रेंट। वो सॉल्यूशन जो है वो आप देखते थे कि इंटीजर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता, एक इंटीजर हो जाता है, दूसरा इंटीजर वेरिएबल नहीं होता डिसीजन वेरिएबल, तो उसको फर्दर हम स्प्लिट करते जाते थे, सो एंड सो फोर अनलेस वी रीच द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये जो है इनफैक्ट लॉन्गेस्ट पाथ वाला जो है LP प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज में हमारे पास ओरिजिनल LP प्रॉब्लम ये था, उसका सोल्यूशन ये था। हमने x1 लेस देन इक्वल टू 3 LP प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम बनाए, ये और ये। इसको मैं सब प्रॉब्लम 2 कहा था। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, तो अल्टीमेटली ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरे पास आ जाता है इतनी जल्दी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास x1 इक्वल्स 4 जो है ये ऑप्टिमल आता है, लेकिन x2 इंटीजर नहीं आता। जब x2 इंटीजर नहीं आता, आई विल फर्दर स्प्लिट। इसका नो फिजिबल सॉल्यूशन आता है। अब ये किस तरह ओरिजिनल LP प्रॉब्लम में ये कंस्ट्रेंट ऐड किया, अब ये LP2 प्रॉब्लम आ गया, LP2 प्रॉब्लम में ये कंस्ट्रेंट ऐड किया, LP3 प्रॉब्लम आ गया, LP4 प्रॉब्लम जो है उसमें ये कंस्ट्रेंट ऐड किया LP2 वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये आता गया इस तरह, ये इसका नो फिजिबल सॉल्यूशन था, इसका LP4 का ये सॉल्यूशन था। स्टिल आई हैव नॉन इंटीजर सॉल्यूशन, फर्दर आई डिवाइड, इसका नो सॉल्यूशन आता है और इसका सॉल्यूशन आ जाता है।
इंटीजर सोल्यूशन आ जाता है, इंटीजर सोल्यूशन प्रोवाइड्स अ बाउंड 20। अब एक प्रॉब्लम को ट्रेस करते हुए मेरे पास ऑप्टिमल आ गया, अब दूसरे प्रॉब्लम को मैंने देखना है कि वो बेटर बाउंड तो नहीं दे देता, तो मैंने दूसरे प्रॉब्लम को 7th स्टेप में देखा कि वो उसने बेटर सोल्यूशन दे दिया, क्योंकि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का था, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस सोल्यूशन को इस सोल्यूशन से। ठीक है, सो दैट इज हाउ ब्रांच एंड बाउंड मेथड अप्लाइज। इनफैक्ट सब प्रॉब्लम बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, प्रॉब्लम्स ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम जो होती हैं, अगर ऑप्टिमल इंटीजर सोल्यूशन आ जाए दैट विल प्रोवाइड अ बाउंड, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मेथड एज ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ठीक है, इसी तरह एक और मेथड हमने पढ़ा था कटिंग प्लेन एल्गोरिथम। इसमें हम प्लेन कंस्ट्रक्ट करते थे जो कि ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया गया। ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है, ये कट इंट्रोड्यूस किया जिसने इंटीजर सोल्यूशन दिया, फिर एक इंटीजर हो गया, दूसरा नॉन इंटीजर ही रहा, ये इंटीजर हो गया, फिर हमने एक और कट सेकंड कट इंट्रोड्यूस किया जिसने हमें ये सोल्यूशन दे दिया। तो किस तरह कट ये हम प्रोड्यूस करते थे और किस तरह कट इंट्रोड्यूस करते थे, ये स्टेप्स मैंने आपको डिस्कस किए थे। अलजेब्राइकली हमने डिस्कस किया था। इनफैक्ट ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से हम सॉल्व करते थे, फिर जेड इक्वेशन या बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड जो इक्वेशंस आती थी उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे। उनसे कोई एक कट जो है प्रोड्यूस करते थे, और कट प्रोड्यूस करने का एक खास वे था जो कि हम किसी भी इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, उस कट को इंट्रोड्यूस कर देते थे सिंप्लेक्स टेबल में। फिर हमारा सोल्यूशन जो था वो ऑप्टिमल होता था लेकिन इनफिजिबल होता था, तो हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड से फिजिबल सोल्यूशन निकालते थे। अगर तो इंटीजर सोल्यूशन आ जाता था वेल एंड गुड, अगर नहीं आता था तो हम वंस अगेन वी इंट्रोड्यूस द कट, और कट इंट्रोड्यूस करने से जो इंटीजर सोल्यूशन हमारा आया होता था वो कभी इफेक्ट नहीं होता था। ठीक है, इस तरह हम करते थे। अब ये कट का भी मैंने स्लाइड डाली हुई है, लेकिन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो ओरिजिनल लेक्चर मेरा होगा वो आपके पास होगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि कट किस तरह ऑब्टेन करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक डायनामिकल मॉडल्स ये तो रिसेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें सब प्रॉब्लम्स को एलपी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं। एट द एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स इन दिस लेक्चर। इनफैक्ट आज के लेक्चर में कोई नया टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया। आई हैव जस्ट revised you some basic concepts and basic terminologies which we have learned in the last lectures of operation research. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा वेल फॉर द क्विजेज, असाइनमेंट्स एंड फाइनल टर्म एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक आई वुड से। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ राइट टू मी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।